Greetings of the day to everyone. Today we will be discussing some important questions, or you can say we will have an idea how to attempt the GS paper in your examination. So since your examinations are approaching nearby, so we thought that we will discuss certain questions from you. Today I have taken few questions from the sections of polity, and we will see what the question is about and how you have to analysis the question. आपको analysis कैसे करना है before answering the question. So it will be a basically MCQ discussion. You can say that after going through this question, you will have an idea like what will be the question, how will be the question asked, and how to analyze this question. So let us get on with the question. The first question, let us read out the question. It is very important to read out the question in the examination properly. So the first question says that with reference to legislative assembly of a state in India, consider the following statement. So whenever you are reading a question, underline the keywords. अब इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है और कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस at the commencement of the first section of the year. अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेक्शन होता है तो ये मैंडेटरी होता है कि गवर्नर उस सेक्शन को एड्रेस करे. ठीक है, आई विल रिपीट द स्टेटमेंट. द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस. मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जब साल में पहला सेक्शन होता है, सो इट इज कस्टमरी, ये कस्टमरी है कि गवर्नर उस सेक्शन में पहला एड्रेस करे, तब वो सेक्शन स्टार्ट होगा. ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ऐसा क्यों क्वेश्चन होता है. क्योंकि जब लोकसभा का फर्स्ट सेक्शन होता है, ठीक है, या एक फ्रेश इलेक्शंस के बाद जब लोकसभा का फर्स्ट सेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करते हैं. ठीक है, एंड जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, सेमली स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में गवर्नमेंट का पावर होता है, गवर्नर का पावर होता है. सो इसलिए बोला है कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट सेक्शन को गवर्नर एड्रेस करते हैं या नहीं, क्या ये कस्टमरी है या नहीं. सो वी विल लुक इनटू दैट. नाउ फर्स्ट लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन. व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अगर किसी भी मैटर पे रूल नहीं है कि वो मैटर को कैसे डील करना है, उस पर रूल नहीं है, तो क्या वो लोकसभा के रूल को फॉलो करता है या नहीं. ओके, नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बोथ द स्टेटमेंट वेरी प्रिसाइसली. द अबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट. भारत में जो स्टेट है उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करा गया है. पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट सेक्शन जो होता है, क्या वो गवर्नर एड्रेस से शुरू करना चाहिए या नहीं. कि ये बोला गया इट इज कस्टमरी कि गवर्नर के एड्रेस से या गवर्नर के स्पीच से वो फर्स्ट सेक्शन शुरू होता है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, when state legislature does not have a rule, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास किसी मैटर पे रूल नहीं है, तो क्या वो लोकसभा या राज्यसभा के रूल को अडॉप्ट कर सकते हैं. नाउ योर ऑप्शंस आर, which of the statement is correct? One and two is correct, or two only is correct? Now what do you think? Now let us see the answers as well. ठीक है, आंसर्स भी मैंने मार्क करा है. अकॉर्डिंग टू मी statement 1 is absolutely correct. ठीक है, statement 1 is absolutely correct. Firstly we will talk about that. ठीक है, देखो statement 1 क्या कहता है, the governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of the first section of the year. गवर्नर जो है फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसको एड्रेस करते हैं. ठीक है, अब ये कहां लिखा है, under article 176 clause 1 of the constitution of India, the governor shall address legislative assembly or both the houses in case of bicameral legislature at the commencement of the first section of each year and inform the legislature then cause of its summons.
ठीक है। अब बहुत सिंपली बात बता दूं, आर्टिकल 176 क्लॉज 1 में साफ साफ शब्दों में लिखा है, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन आर्टिकल 176 क्लॉज 1, जब फर्स्ट सेक्शन शुरू होता है, वो गवर्नर एड्रेस करना जरूरी है। या तो स्टेट लेजिस्लेटिव, खाली किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इट शुड स्टार्ट विद गवर्नर्स एड्रेस। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है देन ऑल्सो द गवर्नर शुड एड्रेस बोथ द हाउसेस। अगर असेंबली है तो खाली उसको गवर्नर एड्रेस करेंगे, अगर काउंसिल है तो उसको भी गवर्नर एड्रेस करेंगे। ठीक है। अब ये सिमिलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस करते हैं, वो आर्टिकल 87 में लिखा है। तो 176 में ये लिखा है, 176 क्लॉज 1 में लिखा है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ a particular state legislative assembly or state legislative council is to be addressed by the honorable governor of that particular state or union territory. Is it exactly similar to article 87 of Indian constitution, where it is written that the honorable president of India shall address the first section of newly formed Lok Sabha and Rajya Sabha. Now let us evaluate the second statement. The second statement is also absolutely right. Okay. सी, ये कहीं भी नहीं लिखा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर ये कहीं लिखा है कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास अगर किसी मैटर पे लॉ नहीं है, इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास किसी मैटर पे लॉ नहीं है, तो क्या लोकसभा के लॉ को फॉलो कर सकते हैं? इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यही मैंने यहां लिखा है, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है। ठीक है, एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है दैट इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव अ लॉ ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, if the state legislative assembly does not have a law on the particular matter, then it is part of the convention or it is part of the parliamentary practice that what they can do, they can look up to the Lok Sabha's rules and procedures and follow that. Okay. It is the speaker of Lok Sabha who has the discretionary power. Speaker of Lok Sabha, speaker of the presiding house, जैसे स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो राइट होता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास राइट होता है कि वो लोकसभा के लॉस को या रूल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर मैटर में लॉस नहीं है या रूल्स नहीं है। सो again, let us come back to the question. Now let us get back to the question. The question says that the governor makes customary address to the members of the house at the commencement of the first section. क्या, क्योंकि क्वेश्चन लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है, तो बस ये ध्यान रखना है, क्या गवर्नर के एड्रेस से लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट सेक्शन शुरू होता है? द आंसर इज यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास किसी एक पर्टिकुलर मैटर में लॉ नहीं है तो क्या वो लोकसभा के से लॉ को अडॉप्ट कर सकता है? यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज द स्पीकर ऑफ द हाउस, कैन टेक necessary step to adopt certain laws from the Lok Sabha if there is no particular law regarding to a subject in state legislature. So both 1 and 2 is correct. So I hope you have understood how to deal with the question. पहला question हो गया. Let us get back to the second question. Okay, the second question says that which of the following are regarded as main features of rule of law? ठीक है, रूल ऑफ लॉ के मेन फीचर्स क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। क्या रूल ऑफ लॉ मतलब आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रूल ऑफ लॉ? मैंने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको। ठीक है, आर्टिकल 14। ठीक है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था दैट वाज समवॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाल दिया। आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब मैं ज्यादा इस आर्टिकल के इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी हैव इन डेप्थली कवर्ड इन द क्लास। ठीक है, नाउ रूल ऑफ लॉ में जब भी आप एक चीज रूल ऑफ लॉ अपने दिमाग में सुनते हो तो आपको एक चीज आपके दिमाग पे आना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ दो चीज प्रोवाइड करता है, सब इक्वालिटी, इक्वल है लॉ के सामने और लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। इससे भी बढ़कर एक चीज आना चाहिए दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कानून सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि
नीचे लिखे में से आउट ऑफ द व्हाट हैज बीन रिटन डाउन, रूल ऑफ लॉ से कौन सा चीज लिंक करता है, मेन फीचर्स क्या है? पहला है लिमिटेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ठीक है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। अब ध्यान से रख सुनना, ध्यान से बहुत, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो यहां पर तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक डिफरेंट कलर्स लेकर यहां पे आपको बताता हूं, थोड़ा सा, एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है? लॉ सबसे बड़ा है, लॉ सबसे बड़ा है। तो क्या अगर लॉ सबसे बड़ा है तो क्या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी लॉ के अंडर आएंगे? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी लॉ के अंडर आएंगे। अगर लॉ सबसे बड़ा नहीं होता तो ये अपने पावर को मिसयूज कर सकते हैं या अब्यूज ऑफ पावर हो सकता था। तो ये कहना बिल्कुल सही ही होगा कि रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है तो जो बड़े बड़े लोगों के पावर्स है वो लिमिटेड हो जाते हैं, बिकॉज लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी, लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी, इट लीड्स टू a governance or it leads to a curtailment or limitation in the power of certain post. So जहां पे लॉ सबसे बड़ा है वहां पर दूसरों के पावर्स पे लिमिटेशन होगा क्योंकि दे विल बी गवर्न्ड बाय द लॉ। सो मेरे हिसाब से लिमिटेशन ऑफ पावर्स इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आप बस ये सोचो ना, अगर लॉ है तो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स भी कर्टेल हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। सो लिमिटेशन ऑफ पावर्स इज एब्सोल्युटली राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। यस, रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट फीचर है कि लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो राइट आई गेस, ठीक है। हाँ, अगर लॉ सबसे बड़ा है तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट बढ़ेगा। देखो, ये इसका मेन फीचर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति या देश के प्रति नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। बट रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि गवर्नमेंट, ज्यादातर वो बात क्या करता है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए जिससे दो लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड फंक्शन, हाउ द प्रेसिडेंट शुड फंक्शन, हाउ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड फंक्शन एज पर द लॉ, सो दैट द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया डज नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज। बट ये वाइस वर्सा तो नहीं कहता ना रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता, वो एक्सप्लिसिटली बात नहीं करता कि क्या लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के प्रति, ये नहीं बात करता। हाँ, डेफिनेटली लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के प्रति या देश के प्रति, बट वो रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता, ठीक है। अब लिबर्टी एंड सिविल राइट्स पे प्रोटेक्शन, यस एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि लॉ है, लॉ सबसे बड़ा है, इसलिए तो आपका फ्रीडम प्रोटेक्टेड है या सिविल राइट्स प्रोटेक्टेड है। वरना जो पावर में होता वो आपके लिबर्टी, फ्रीडम को या सिविल राइट्स को छीन सकता था। बट टुडे when your liberty is snatched, when your civil rights are snatched, you have every authority to approach the judiciary, which is the supreme law of the land. आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जुडिशरी के पास जाएं और ये बोले कि मेरा राइट स्नैच हो गया है तो आप मुझे न्याय दे, यू प्रोवाइड मी विद जस्टिस। क्यों जाते हैं? बिकॉज लॉ इज सुप्रीम। यहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर भी आपके लिबर्टीज को स्नैच करते हैं या सिविल राइट्स को स्नैच करते हैं, यू हैव एवरी राइट टू अप्रोच द जुडिशरी एंड से, डियर जुडिशरी, ऑनरेबल जुडिशरी, माय सिविल राइट्स एंड लिबर्टी हैज बीन स्नैच्ड, डू प्रोवाइड मी विद जस्टिस। Because it's a country where rule of law is practiced, the judiciary will provide you with justice. So limitation of power is perfect, ठीक है, because it restricts the power of certain people who are in the high authority. There cannot be an abuse of the power because every authority, every organ of this country is governed by law. Law is the supreme authority of this land. The concept of lux supremus, that is supremacy of law. Equality before law, yes, rule of law does treat everyone equal. There cannot be any discrimination. Now, I don't agree with people's responsibility to the government is part of rule of law. The vice versa is right. The government's responsibility to the people is part of rule of law. Okay, that I don't agree with this thing. And liberty and civil rights, talking about liberty and civil rights, yes, rule of law definitely helps us to protect the liberty and civil rights of a person, because if there is an abuse of personal liberty and civil rights, or if there is an infringement of personal liberty and civil rights, you have every right to approach judiciary to protect that right. So I guess 1, 2 and 4 should be correct. So I will go with C. Let us see what the answer says. That answer क्या कहता है? I'm not reading this entire thing,
ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें रूल ऑफ लॉ लिखा है। सो लिमिटेशन ऑफ पावर, यस इट्स द कोर फीचर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज राइट, वन इज राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, देयर इज डायरेक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, डायरेक्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, सो सेकंड इज राइट। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि because if you understand the concept, though, there is no need of reading it. Okay, there is no need of reading it. ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट, अभी आगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, नाउ पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो थर्ड इज रॉन्ग। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, सो 1, 2 and 4 इज करेक्ट। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, नाउ let us move to the next question. Under the Indian Constitution, concentration of wealth, ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर होगा तो वो किस चीज को वायलेट करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब आप समझ लीजिए कि समाज में इफ देर आर 10 पीपल, if there are 10 people in the society, like the wealth is accumulated with one person, एक पर्सन के पास वेल्थ है, ठीक है, और बाकी 9 पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर। सो अगर ऐसा सिनेरियो होता है, ठीक है, ऐसा सिनेरियो होता है, ऑक्सफैम करके एक रिपोर्ट में भी, ऑक्सफैम के रिपोर्ट में भी ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करी थी। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता है तो वो किस चीज को वायलेट करता है? मतलब देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विद वन पर्सन, सो लेट अस इवैल्यूएट। द राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। ठीक है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बात करता है, देखो आर्टिकल 14 टू 18, ठीक है, 14 टू 18। अगर आप 14 टू 18 के आर्टिकल को इवैल्यूएट करें, क्योंकि हम लोगों ने इस पे क्लास में बहुत डिटेल में बात किया है, ठीक है, तो अगर 14 की बात करें, सो इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 की बात करें, इट टॉक्स अबाउट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। And 16 talks about there should not be any discrimination and public employment place. 17 talks about untouchability and 18 talks about abolishment of titles. वहां पर concentration of wealth की किसी ने बात नहीं करी। अब मैंने इतने क्विकली क्यों बोल दिया? Because we have already done this. 14 equality before law, equal protection before law. 15 is no discrimination on the basis of caste, color, place, religion, sex, place of birth. 16 no discrimination at public employment place. 17 is untouchability. 18 is एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। अब राइट टू इक्वालिटी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की कहीं पर भी बात नहीं करी है, सो यू कैन बी एश्योर्ड। ठीक है, सेम वे में अगर आप इसको अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को छोड़ देते हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। 19 टू 22 की बात करें, हमने 19 टू 22 में हर आर्टिकल को किया है, ठीक है, हर आर्टिकल को किया है। जैसे 19(6) डेमोक्रेटिक फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, 20 सर्टन प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कॉन्विक्शन की बात करता है, ठीक है, 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, 22 भी डिटेंशन की बात करता है। बट वहां पर भी कहीं पे फंडामेंटल राइट्स में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं पढ़ा होगा। अगर मैंने आपको एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ा है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स में आपने यहां पर राइट टू फ्रीडम के बीच में कॉन्सेंट्रेटर ऑफ वेल्थ की बात नहीं पढ़ा। ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, देखो वेलफेयर का मतलब क्या होता है? समाज में सब लोगों को सबके साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय हो। एवरीबडी शुड बी गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, एवरीबडी शुड बी गिवन प्रॉपर शेल्टर, एवरीबडी शुड बी गिवन प्रॉपर फूड, एवरीबडी हैज द राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, बट तो ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया, वेलफेयरिज्म एक जनरल कंसेप्ट हो गया कि आपको एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी में भी नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, फ्रीडम में भी नहीं है, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर में भी नहीं है, क्योंकि वो एक जनरल कंसेप्ट है। तो बच्चा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि आप एक आंसर को आपको पता नहीं है बट आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों? आप कोई भी 14 टू 18 का कोई भी आर्टिकल निकाल के देखो जो इक्वालिटी के अंदर है,
उसमें कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात ही नहीं करी है। 19 to 22 निकाल के देखो, यहां पर भी कहीं पर भी बात नहीं करी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ वेलफेयरिज्म एक कॉमन जनरल कंसेप्ट है। तो बचा क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएससी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. This is called as elimination method. How you tackle the question, if you don't know directly the answer, you just eliminate the possibilities and you will reach your first correct answer. So the answer lies here. देखो मुझे नहीं पता था, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे पता था कि आंसर क्या होगा। ठीक है, the correct answer is directive principles of state policy. In directive principles of state policy, article 39b and 39c, it clearly mentions about the concentration of wealth. ठीक है, 39b और 39c दोनों concentration of wealth की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास मुझसे ली है तो दोनों आर्टिकल की बात मैंने की है। ठीक है, 39b एंड 39c। ठीक है, अगर याद भी नहीं होगा दोस्तों तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? आज भारत में राइट टू प्रॉपर्टी किस टाइप का राइट माना गया है? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी देखो, राइट टू प्रॉपर्टी में पहला चीज ये बोला है, इज इट अ लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली? ठीक है, जब ये वर्ड जब ओनली देखते हो ना तो ध्यान रखना, ओनली एक ना बहुत एक्सट्रीम वर्ड होता है। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड होता है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो 99% चांस होता है वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, बट 99% चांस होता है कि जब भी किसी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड होता है तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, अब पहला लिखा है कि लीगल राइट है अवेलेबल टू सिटीजन्स, खाली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। अब दूसरा भी लिखा है लीगल राइट है अवेलेबल टू एनी पर्सन, दैट मीन्स सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। ठीक है, इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। नाउ थर्ड, इट इज फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। अब अगला लिखा है नाइदर फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। अब मैं आपको एक चीज इसमें बहुत सिंपली बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये ही क्वेश्चन क्यों पूछा है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, क्यों क्वेश्चन पूछा? राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इनिशियली अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इनिशियली अ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 के तहत ये फंडामेंटल राइट था। ठीक है, बट ये बाद में जाकर ये कौन सा राइट बना दिया, एक अमेंडमेंट के बाद लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट बना दिया। सो इनिशियली इट वाज अ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेटर इट बिकेम लीगल राइट। इसलिए जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने 14 to 18 पढ़ाया, 19 to 22 पढ़ाया, इक्वालिटी फ्रीडम 23 and 24 पढ़ाया। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 25 to 28 रिलीजियस फ्रीडम, 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड 31 कहां गया, वो राइट टू प्रॉपर्टी था। अमेंडमेंट के बाद वो लीगल राइट बन गया। तो हम एलिमिनेशन शुरू करते हैं। इट इज नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट। गलत है क्योंकि वो लीगल राइट है, हमें पता है, तो ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज हियर लाइट्स, क्या लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली है, क्या ये दोनों के लिए लाई करता है? ठीक है, नाउ मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था जब भी क्वेश्चन में ओनली होगा 99% आप मुझसे लिख के ले लो, वो क्वेश्चन एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, अब मैं अपना वो वाला लॉजिक लगाता हूं तो मेरे हिसाब से बी आंसर आता है। ठीक है, ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बता चुका हूं। अब ये फंडामेंटल राइट से लीगल राइट कौन से अमेंडमेंट में बना? इट बिकेम लीगल राइट अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये राइट लीगल राइट बना। ठीक है, अब ये क्या है, आर्टिकल 300A का पार्ट है। एज पर 300A इट इज अ लीगल राइट। ठीक है, अवेलेबल टू एनी पर्सन। सो right to property is a legal right, or you can say it is a constitutional right. It is available to any person, not just citizens. बहुत सिंपल है। मैंने क्या करा,
मुझे पता है 31 गायब है, 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, वो फंडामेंटल राइट से गायब हो गया, तो फंडामेंटल राइट तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, सी और डी तो मैंने वहां से एलिमिनेट कर दिया। अब लीगल राइट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ओनली, टू सिटीजन ओनली, जब भी ओनली आए ना, देखो कैलकुलेटेड गैस ले सकते हो, 90% टाइम्स वो आंसर गलत होगा, स्टेटमेंट गलत होगा। तो इट इज लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us move to the next question. Now, the question is a very good question, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत दिमाग से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग से बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे एक टू मिसिंग है जिसने भी क्वेश्चन टाइप करा है, ठीक है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया, ठीक है, एक मिनट, आई इरेज इट एंड राइट इट प्रॉपरली। What was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? 26 जनवरी 1950 को इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, ठीक है। अब पहला पहला ऑप्शन है अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब मैं आपको ना इसमें कुछ की वर्ड्स हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है रिपब्लिक, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब जो भी आपके राज्य कंट्री के हेड होंगे, जो भी आपके कंट्री के हेड होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, बेशक लोग डायरेक्टली इलेक्ट करें या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्ट करें, जैसे हमारे देश में एमपीज और एमएलए द्वारा इलेक्ट करते हैं। कंट्री के हेड इलेक्टेड होने चाहिए, प्रेसिडेंट हमारे देश के हेड है वो इलेक्टेड होने चाहिए। मतलब मैं डायरेक्टली बता देता हूं, किसी भी देश का हेड अगर हेरिडिटरी मोनार्क है, जैसे नॉर्थ कोरिया का हेड हेरिडिटरी मोनार्क है, तो वो रिपब्लिक नहीं कहलाएगा जाएगा, कभी भी वो रिपब्लिक नहीं कहलाया जाएगा, बिकॉज उनका जो हेड है वो मोनार्क है, ठीक है। सेम वे में आप बात कर लो, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, और अभी आप किसी भी देश की बात कर लो जहां पर जो हेड है वो मोनार्क है, इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, क्योंकि वहां पे क्वीन फैमिली हेड है, तो वो कभी रिपब्लिक नहीं होगा। आप बट यूएसए में क्या है, हेड जो है इलेक्टेड है, हेड जो है इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट उनके इलेक्टेड है, तो वो रिपब्लिक होगा, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है सोवरेन, ठीक है। सोवरेन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, कि भाई हम किसी के दबाव में आकर हम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ इंडिया हैज टू अटैक, लॉन्च एन अटैक ऑन पाकिस्तान, यूएसए हैज नो राइट टू टेल दैट डोंट लॉन्च एन अटैक ऑन पाकिस्तान, भाई हम तो करेंगे बिकॉज वी आर अ सोवरेन कंट्री, ठीक है। अब ये दोनों कीवर्ड पे क्वेश्चन डिपेंडेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या इंडिया खाली एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है। सेकंड, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, क्या इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है। फोर्थ, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ठीक है। वेरी ब्रिलियंटली फ्रेम्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको आपको मैंने ने डायरेक्ट करवाया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले तो ये सोचो, इंडिया सोवरेन कब हुआ, इंडिया सोवरेन कब बना, सोवरेन मतलब आजादी, आजाद कब हुआ, ठीक है, आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन हम एक आजाद देश बन गए सोवरेन, ठीक है। अब हमारे देश का 26 जनवरी 1950 को हम एक रिपब्लिक भी बन गए। मैं इसके प्रॉपर रीजंस देता हूं, हम एक रिपब्लिक भी बन गए क्योंकि हमारे देश के हेड कौन बने, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में वी बिकेम
a sovereign country as well as a republic country. Now the question is, sovereign और रिपब्लिक तो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है कि खाली इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, वो तो गलत हो गया, क्योंकि भाई उस दिन हम सोवरेन भी थे, क्योंकि हम सोवरेन तो 47 में बन गए थे ना, तो 1950 में तो हम सोवरेन भी होंगे, रिपब्लिक भी होंगे. सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अब सेकंड, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सही भी हो सकता है, क्योंकि हम सोवरेन 1947 में आजादी ले चुके थे, 1950 आते आते तक हमारा प्रेसिडेंट बन चुका था, तो हम सोवरेन और रिपब्लिक तो हैं. क्या हम सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं? क्या हम सेक्युलर बने थे? क्या अगला स्टेटमेंट है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है? अब बस इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोवरेन के साथ सोशलिस्ट, सेक्युलर. ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर को ऐड कर दिया गया था, प्लस यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था. वो कब हुआ था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड वाज एडेड लेटर इन 1976 एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऐड हुआ था. इफ यू रिमेंबर, यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऐड हुआ था. सो द थिंग इज हम 26 जनवरी 1950 तक हम क्या थे? हम सोवरेन तो 1947 में बन चुके थे, हम रिपब्लिक भी थे, बिकॉज हमारे देश के हेड जो थे प्रेसिडेंट थे. बट सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड हुआ था. सो अगर आप, तो हम सोवरेन सेक्युलर वाला तो हम यहीं पे डिवाइड हटा सकते हैं, क्योंकि वो 1976 में ऐड हुआ था, सोशलिस्ट भी 1976 में ऐड हुआ था, ये हटा दो. ठीक है, क्या हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे? नहीं भाई, हम सोवरेन भी थे, क्योंकि हम 1947 में हुए थे सोवरेन. सो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950. वन ऑफ द ब्रिलियंटली फ्रेम्ड क्वेश्चंस. ठीक है, 3 कंसेप्ट एक साथ मिक्स कर दिए. देखो, अब एक कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ठीक है, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सेंटर एंड स्टेट दोनों होना, सेंटर एंड स्टेट दोनों होना. तो कह रहे हैं कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा तो उधर सेंटर और स्टेट दोनों होगा, होना जरूरी है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स. जो उस ऐसा गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब जिसके हेड के पास कुछ पावर्स हो. ठीक है, ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सेम. अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब देखो, समझने की कोशिश करो. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब यह होता है कि कोई भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उधर के गवर्नमेंट के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है. दैट इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द लैंड एंड इट विल लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, बहुत सिंपल है. द गवर्नमेंट विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट जो है रूल्स और रेगुलेशन किसका फॉलो करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करेगी. ठीक है, और इसलिए जो गवर्नमेंट है हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड रहेगी. अगर गवर्नमेंट कुछ भी आर्बिट्रली नहीं कर सकता, अगर गवर्नमेंट का मन करे कि आज पूरे देश में छुट्टी दे दे, या कोई भी एक मतलब गवर्नमेंट का मन करे कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी अपने मन आज रात को लगा ले, डेफिनेटली लगा सकते, बट दे हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर गवर्नमेंट का मन करे, आज सोच लो हमारे देश के 1-2 स्टेट किसी और देश को दे दे, ऐसा नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो whenever you hear the term constitutional government, that simply means the way the government is restricted by the powers of the constitution. So option D is absolutely right, a government limited by the terms of constitution. Again, something which has been directly mentioned. ठीक है. Now consider the following statement with respect to Bharat Ratna and Padma awards. ठीक है, भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन है. ठीक है, तो द क्वेश्चन सेज दैट Bharat Ratna and Padma awards are titles under Article 18 Clause 1 of the Indian Constitution. ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि अगर किसी को भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं तो उसको आर्टिकल 18 के अंडर टाइटल मानना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट,
Padma awards which are instituted in the year 1954 were suspended only once. जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो एक बार सस्पेंड किए गए हैं, जो 1954 में स्टार्ट हुआ था वो एक बार सस्पेंड किए गए हैं, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्या भारत रत्ना एक साल में आप मैक्सिमम 5 लोगों को ही दे सकते हैं। नाउ अगर इसके अंदर मुझे नहीं पता होता, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं होता, वैसे आइडिया होना चाहिए बिकॉज मैंने भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में आर्टिकल 18 डिस्कस करते हुए डायरेक्टली बात किया। देखो आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल कहता है, सर, ठीक है, लॉर्ड, ऐसे टाइटल आप किसी को भी नहीं दे सकते भारत में, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, सर, लॉर्ड जैसे टाइटल्स आप किसी को भी नहीं दे सकते भारत में, ठीक है। बट आप मिलिट्री डिस्टिंक्शन और एकेडमिक डिस्टिंक्शन दे सकते हो, जैसे आप डॉक्टर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल, इंजीनियर्स, ठीक है, इन सबको अपने नाम के आगे वो डॉक्टर वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कोई पीएचडी होल्डर है तो वो पीएचडी लिख सकता है अपने नाम के आगे, ठीक है। ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन अलाउड है, सर, लॉर्ड जैसे टाइटल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया था, सुनील गावस्कर साहब जो है बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उनको सर का टाइटल यूके की गवर्नमेंट देना चाहती थी, बट वो नहीं ले पाए, क्योंकि बिकॉज सर सुनील गावस्कर उनको बुलाना चाहते थे, वो नहीं ले पाए बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 अलाउड नहीं करता है किसी फॉरेन कंट्री से, या हम कोई टाइटल किसी से भी ले, अपने कंट्री से भी ले, वो अलाउड नहीं करता है। बट डॉक्टर्स, इंजीनियर, पीएचडी होल्डर्स वगैरह अलाउड होते हैं, अपने नाम के आगे पीछे वो लगा सकते हैं बिकॉज दे आर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। नाउ द क्वेश्चन इज, भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स। ये बिल्कुल गलत है। भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स टाइटल्स नहीं है। भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर डिस्टिंक्शंस given to you for your meritorious service to the nations। ये आपको दी गई एक उपलब्धि है कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, सो दिस इज सर्टेन डिस्टिंक्शंस जो आपको दिए गए हैं। ये बालाजी राघवन केस में भी ये बोला गया है कि भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स टाइटल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब भारत रत्ना है सचिन तेंदुलकर, भारत रत्ना सचिन तेंदुलकर, आप उनको संबोधित कर सकते हैं, यू कैन कॉल हिम भारत रत्ना सचिन तेंदुलकर, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट ऐड दैट भारत रत्ना एज अ सफिक्स एंड प्रीफिक्स टू हिज नेम। जब बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं, बट वो नाम लिखते वक्त कभी भी ये भारत रत्ना सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते, आप बोलने को बोल सकते हैं। सो दिस आर नॉट टाइटल्स, दिस आर जस्ट मेरिटोरियस अवार्ड, एंड दिस should not be added as suffix and prefix of your name when you are writing your name. But again I repeat, Bharat Ratna and Padma awards are not titles. They are not titles. They are meritorious award for some service you have rendered towards the nation, your meritorious service, ठीक है, उनके लिए आपको अवार्ड मिला है। ये नाम जो है आपको मतलब नाम के आगे, टाइटल जो है आप नाम के आगे पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लगा सकते। सो दिस आर नॉट टाइटल्स। सो पहला स्टेटमेंट है, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, दे आर नॉट टाइटल्स, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, पद्मा अवार्ड्स व्हिच आर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। मैंने क्या बोला था, जहां ओनली होगा 99% चांस होगा गलत है, ठीक है। वैसे पद्मा अवार्ड्स 2 बार सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, 2 बार सस्पेंड हुए, उसका डिटेल मैं अभी दूंगा। पद्मा अवार्ड्स को 2 बार सस्पेंड किया गया है, ठीक है, और तो वो स्टेटमेंट भी गलत है। और नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। नहीं, भारत रत्ना 3 दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 दे भारत रत्ना दे सकते हैं, 5 नहीं है। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग एंड, ठीक है, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, एंड 1 देखो स्टेटमेंट, Padma awards which are instituted in 1954 were suspended only once। Padma award जो है सस्पेंड किया गया है एक बार, ठीक है, एक बार सस्पेंड किया गया है, ओनली वंस नहीं, एक बार बोला गया स्टेटमेंट में, एक बार बोला गया, बट दे हैज बीन सस्पेंडेड ट्वाइस, 1978 1980 तक और 1992 1995 में पद्मा अवार्ड्स को सस्पेंड किया गया है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, 2 बार सस्पेंड किया गया है, स्टेटमेंट में एक बार लिखा है,
ठीक है, 1954 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, एक बार सस्पेंड किया है, बट इट हैज बीन सस्पेंडेड ट्वाइस। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा स्टेटमेंट, एक और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर ऑफ भारत रत्ना इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, नहीं, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, भारत रत्ना 3 दे सकते हैं, नॉट मोर नॉट 5, तो वो भी गलत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को एक बार रिवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बालाजी राघवन केस के बारे में बताया था। ठीक है, अब भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर titles under Article 1, not titles not being military distinction and academic distinction shall be conferred by the state. Balaji Raghavan case में clarified that Bharat Ratna and are not titles under Article 18 clause 1. They are mere recognition, do not violate long as they are not used as prefix and suffix to the names. तो बालाजी राघवन केस में ये साफ साफ बोला था कि भारत रत्ना टाइटल्स नहीं है। ठीक है, भारत रत्ना टाइटल नहीं है, भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, not titles. Now coming to the point, which of the above statement is not correct? तीनों ही सही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये बोला है कि are titles, तो they are not titles। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स was instituted in 1954, were suspended only once, नहीं, 2 बार सस्पेंड हुए। ठीक है, कितनी बार भारत रत्ना दे सकते, कितने लोगों को दे सकते हैं भारत रत्ना? 3 लोगों को मैक्सिमम दे सकते हैं। सो आई होप ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आपका नॉट करेक्ट पूछा है, तो तीनों ही नॉट करेक्ट है, ये ध्यान रखना, कभी कभी नॉट करेक्ट भी पूछ लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, भारत के प्रति आप फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करें। जुडिशियल कस्टडी मींस एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। ठीक है, तो ये बोला गया है, देखो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं, पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। अब ये क्या बोला है कि जब जुडिशियल कस्टडी होता है, जुडिशियल कस्टडी मींस एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सही होना चाहिए। एक्यूज्ड जो होता है, मैजिस्ट्रेट ही किसी एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। सेकेंड पार्ट गलत होना चाहिए कि जब जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं तो एक्यूज को जेल में रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। जब भी किसी एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, तो अगर उस एक्स पर्सन को अगर आपको इंट्रोगेट करना है तो ऑफिसर को कोर्ट का परमिशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अरेस्टेड अ पर्सन एक्स और मैजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, तो पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन एक्स को क्वेश्चन करना है, तो यू नीड द परमिशन ऑफ द कोर्ट। नाउ लेट अस सी द आंसर्स। देखो मेरे हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने के बाद अगर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, तो हर वक्त मैजिस्ट्रेट का परमिशन चाहिए होता है। You require the permission of magistrate. You require the permission of magistrate कि उनको क्वेश्चन करने के लिए, इंट्रोगेट करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। हाँ बिल्कुल सही है, आप कोर्ट के परमिशन के बिना उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से। इन जुडिशियल कस्टडी द एक्यूज इज सेंट टू जेल, नॉट केप्ट इन पुलिस स्टेशन। मैंने आपको कहा ही था ना कि एक्स पर्सन को आप अरेस्ट करते हैं, तो अगर उसको हम जुडिशियल कस्टडी में मैजिस्ट्रेट भेज देता है, जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, तो उसको जेल में रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाता। इट मींस मैजिस्ट्रेट हैज रिमांडेड दैट एक्यूज टू जुडिशियल कस्टडी, यूजुअली इन सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल। ठीक है, अगर देखो किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल यू हैव अरेस्टेड अ पर्सन एक्स, उसको 24 आवर्स के अंदर आपको नियर बाय मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। फिर मैजिस्ट्रेट उसको रिमांड करते हैं इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको जेल भेजा जाएगा। अगर उसको पुलिस स्टेशन में रख रहे हैं तो पुलिस कस्टडी हुआ ना। इफ एक्यूज्ड इज केप्ट इन पुलिस स्टेशन देन इट वुड बी पुलिस कस्टडी, नॉट जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट एक बार देखो। जुडिशियल कस्टडी मींस एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न मैजिस्ट्रेट, बिल्कुल सही है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट के कस्टडी में है। सच एक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल। नो, इट इज लॉक्ड अप इन जेल होना चाहिए।
ठीक है. During judicial custody, the police officer in charge of case is not allowed to integrate the suspect without approval of the court. Second statement भी मेरे हिसाब से सही है. Yes, it's a right statement. Once accused is in judicial custody, police cannot directly access or interrogate the accused unless they explicitly take the permission of the court. ठीक है. अगर आपने किसी कल्प्रिट को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, इफ इट इज जुडिशियल कस्टडी, देन द कल्प्रिट विल बी केप्ट इन जेल. ठीक है. और अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है तो पुलिस ऑफिसर को उसको इंट्रोगेट करना है तो कोर्ट का परमिशन चाहिए होगा. उसमें कोई शक की बात नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. विदाउट परमिशन आप नहीं इंट्रोगेट कर सकते. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो योर करेक्ट आंसर इज डी ओनली. नाउ वी हैव डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस टुडे. ओके. नाउ there are many more questions. ठीक है. All the questions today I won't be able to discuss. All the questions I won't be able to discuss today. But one thing I can tell you is, we are having plenty of discussion over the next few days. We have done wonderfully well in the preliminary course. I hope you liked the preliminary course. We are also starting with the mains preparation much earlier, so that our students does not fall back and don't have ample amount of do have ample amount of time to prepare for mains. Do have ample amount of time to prepare for mains. We do not want anything to be rushed up or ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए टाइम नहीं मिले. सो वी आर नॉट वेटिंग फॉर द रिजल्ट. वी आर स्टार्टिंग आवर मेंस बैच ऑन 23rd August 2025. द क्लासेस टाइम एज पर नाउ इज 8:30 PM. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 23rd August 2025 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू टेक द एडमिशन. सो द प्रीलिम्स बैच हैज बीन रन वंडरफुली. आज अपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वी हैव डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस इन द क्लास. आई होप you liked the discussion. We will come up with more discussion before your prelims. That's all for today. Thank you so much. Have a nice day. Do well for the preliminary exams. Do come back for the main course. Good luck.